हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वेक्टर के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कि नीट एग्जामिनेशन में इस साल आ सकते हैं। ये सब वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी हमारे प्रीवियस ईयर्स नीट में या फिर किसी मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्लीज क्लास में बने रहिएगा। एक एक क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हो सकता है आपके नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दैट इज द वेक्टर a and b are such that mod of a vector plus b vector बराबर mod of a vector minus b vector, the angle between vectors a and b। ठीक है, जब भी इस पैटर्न क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको उसका डायग्राम बनाना है कि हमारे पास एक वेक्टर क्या है, a वेक्टर। तो ड्रॉ दिस a वेक्टर, क्लियर। और फिर दूसरा क्या है, b वेक्टर। ये मेरे पास b वेक्टर ले लो। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल मैंने ले लिया थीटा, कुछ भी आप ले लो। ठीक है, और आपसे नेक्स्ट क्या बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट मींस उसका मॉड, रिजल्टेंट मतलब इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट आता है। मैंने इसका क्विक रिकैप भी डाउनलोड कर रखा है, मतलब वीडियो बना रखा है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो वही था। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम लिखेंगे दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है इसका, प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये वाला, यहां से यहां तक एक्सप्रेशन होता है, कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां पे और क्या बोला है, बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। तो अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इस डायरेक्शन में था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी वेक्टर हो गया। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा। अब इन दोनों के बीच के एंगल पूछा गया है। एक रिजल्टेंट हमारा ये हो गया, एक रिजल्टेंट हमारा ये हो गया। इन दोनों बीच का एंगल पूछा गया उन्होंने। अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं लिखूंगा उसी प्रोसेस से, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर। अब दोनों को इक्वेट कर लो। जब आप दोनों को इक्वेट करोगे, क्योंकि बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। जब दोनों को बराबर करोगे और दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, ये आ जाएगा 4ab cos थीटा बराबर 0। इसका मतलब थीटा हो गया हमारा 90 डिग्री। क्लियर। थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड पूछे जाते हैं, मतलब बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड बराबर रूट 3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी वेक्टर इज। मतलब आपको ए क्रॉस बी बराबर रूट 3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। देखो, आपको ये रिलेशन मैंने बता रखा है, ए क्रॉस बी मॉड का मतलब हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप।
ठीक है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का भी बता रखा है, ये स्केलर प्रोडक्ट है और ऊपर वाला हमारा वेक्टर प्रोडक्ट था, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। अब दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो, लिख लो ए मॉड बी साइन थीटा, एन क्या मतलब उसकी डायरेक्शन है, तो यहां पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और कितने टाइम्स है, √3 टाइम्स, तो ये √3 टाइम्स है। तो इससे आपको देखो क्या होगा, मॉड ए गया, मॉड बी गया, तो यहां से आ जाएगा टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है। फिर पूछा गया है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पे आप मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का लिख लें, दैट इज √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो हमारा क्या आ जाएगा रिलेशन, a² b² 2ab cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 पावर 1/2, तो 2 कैंसिल, तो √a² b² प्लस ab, ये रिलेशन आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है। क्लियर, क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 6 वेक्टर्स A vector through F vector have the magnitude and direction indicated in the figure. Which of the following statement is true? इसमें आपको लगाना है ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, हर वेक्टर को, दो वेक्टर को कंबाइन करके देखना है तीसरा वेक्टर के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखो कैसे, पहला मैं ऑप्शन, ये ऑप्शन से चेक कर सकते हो आप, इसको अपने आप नहीं चेक कर पाओगे, ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, तो बी वेक्टर को देखो क्या है हमारे पास, बी वेक्टर इस तरीके से दे रखा है और ई वेक्टर में इस तरीके से दे रखा है, तो ये बी वेक्टर ये है, ई वेक्टर ये है। ठीक है, तो एफ वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए, क्योंकि बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, तो एफ वेक्टर रिजल्टेंट होना चाहिए, रिजल्टेंट डायरेक्शन। तो बी वेक्टर ये हुआ, ई वेक्टर ये हुआ, तो रिजल्टेंट एफ वेक्टर कैसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, लेकिन हमें दे कैसे रखा है, इस डायरेक्शन में, तो पहला ऑप्शन तो गया गलत। दूसरा देखो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, तो देखो बी वेक्टर में दे रखा है इस तरीके से, दिस इज बी वेक्टर, सी वेक्टर आपको दे रखा है इस तरीके से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ, बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, सी वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो एफ वेक्टर कैसा होना चाहिए, एफ वेक्टर हमारा ऐसे जाना चाहिए, इस तरीके से, पर जा कैसे रहा है, उसके अपोजिट, तो इसलिए ये भी गलत। अब देखो नेक्स्ट, डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, तो डी वेक्टर हमारा कैसा है, सी वेक्टर इस तरीके से जा रहा है, डी वेक्टर इस तरीके से जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो हमारा इस तरीके से जाना चाहिए, एफ वेक्टर, पर लेकिन हमारा एफ वेक्टर इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो ये भी गलत। अब बस लास्ट ऑप्शन है, एक बार चेक कर लेते हैं, डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, तो डी वेक्टर हमारा ऐसे जा रहा है, ई वेक्टर कैसे जा रहा है, ई वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो एफ वेक्टर कैसे जाना चाहिए, ऐसे, एफ वेक्टर ऐसे जाएगा, तो क्या एफ वेक्टर ऐसे जा रहा है, यस, तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो है वो सही हो गया, दिस इज द लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमारा सही है। ये AIPMT 2010 में पूछा गया है। तो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ सारे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वेक्टर ए बराबर cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, बी वेक्टर क्या दे रखा है, cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा 2 बाई टी
t j cap are function of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other. ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं, तो अब हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर है, तो टी की वैल्यू क्या पूछी गई है। कभी भी इस पैटर्न में क्वेश्चन आए, परपेंडिकुलर की बात बोले, तो हमेशा वहां पर डॉट प्रोडक्ट कर देना, क्योंकि हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 करने जा रहा हूं। जब भी हमारे परपेंडिकुलर दो वेक्टर दे रखे होंगे तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। डॉट बी वेक्टर कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके बराबर 0 करना है। तो आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या रिलेशन आएगा हमारे पास, कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बराबर 0, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब मुझे बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री कौन सी आइडेंटिटी है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होगी कॉस ए माइनस बी की, मीन्स ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, ये इसकी आइडेंटिटी हुई बराबर 0। तो इसका मतलब आ गया कॉस ओमेगा टी बाई 2 बराबर 0, मीन्स ओमेगा टी बाई 2 बराबर पाई बाई 2, 2 गेट कैंसिल, टी बराबर आ जाएगा पाई बाई ओमेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो पाई बाई ओमेगा कौन सा ऑप्शन है, पाई बाई ओमेगा, दैट्स द फोर्थ ऑप्शन। ये आपका AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट करके, इस तरीके से कोई भी पार्ट पूछा गया हो तो हमें डॉट प्रोडक्ट करके बराबर 0 करना है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज। अभी इस पैटर्न का क्वेश्चन हमने किया था, सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही था। देखो ये देखो था, ये हमारा AIPMT में क्वेश्चन आ रखा है ये वाला। अब देखो नीट 2000 किस में दे रखा है ये क्वेश्चन, ये देखो नीट 2016 में दे रखा है ये क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन, एंगल 90 डिग्री आएगा इसका। रिपीट हो गया, देखो AIPMT क्वेश्चन उठा के नीट पे इन्होंने डाल दिया। तो याद रखना, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये सारे पुराने ईयर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन समझ के करना। और वेक्टर का मैंने बेसिक जो क्विक रिवीजन वाला कंसेप्ट्स वाला जो लेक्चर है वो भी मैंने अपलोड कर दिया है, और हर चैप्टर के हर टॉपिक के मैं अपलोड करूंगा, और उसके साथ क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा। तो प्लीज बने रहिएगा चैनल में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, क्योंकि नीट के लिए बहुत बेहतरीन चीज है ये, बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आया हूं मैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल में इसकी PDF भी मिल जाएगी आपको, एक साथ डाल दूंगा मैं सारी PDF, तो वहां से भी आप इसके नोट्स बना सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v is acted by 3 forces shown by the vector triangle PQR। तो हमारे पास वेक्टर ट्रायंगल PQR दे रखा है, तो पूछा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, कांस्टेंट रहेगी, या फिर चेंज अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट फोर्स QR। तो हमारे पास ट्रायंगुलर फोर्सेस दे रखे हैं ऐसे। ठीक है,
और ये हमारा नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखो पहले मान लेते हैं कि RQ जो है वो मान लेते हैं एक फोर्स दे रखा है F1, ठीक। RP दे रखा है फोर्स F2, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स दे रखे हैं, किसी पार्टिकल पे लग रहे हैं जो कि वेलोसिटी v से चल रही है। तीसरा फोर्स जो है F1 F2, तीसरा फोर्स हमें दे रखा है ये इस डायरेक्शन में, दैट इज F3। देखा जाए तो ये ट्रायंगुलर लॉ के हिसाब से F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, नेट फोर्स हम देखते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और F3 वेक्टर मींस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ F3 वेक्टर। ये हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, जो ट्रायंगल का दे रखा है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये रिलेशन दे रखा है हमारे पास। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो नेट फोर्स अगर हम देखें तो नेट फोर्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर बराबर 0 आ गया। ये देखो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स क्या लग रहा है उस पार्टिकल पे, 0 लग रहा है। और अगर पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 लग रहा है तो मुझे बताओ वेलोसिटी कैसे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ेगी, नेट फोर्स 0 है उस पे। तो इंक्रीज गलत, डिक्रीज गलत, रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज करेक्ट, क्योंकि नेट फोर्स 0 लग रहा है उस पे। क्लियर। तो अगर किसी पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 लगता है तो उसका वेलोसिटी सेम रहता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। A vector of length L is turned through an angle theta about its tail. So what is the change in the position vector of its head? ठीक है, चलो देखते हैं। एक वेक्टर मान लेते हैं, ये वेक्टर है हमारे पास, ये इसकी टेल है, ठीक है। अब वेक्टर ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ L है, इस टर्न थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट इट्स टेल, टेल से थीटा एंगल हमने टर्न कर दिया तो ये थीटा एंगल टर्न हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा L ही रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी L रहेगा। तो व्हाट इज द चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड, जो हेड का जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब कि ये हमारा इसका हेड है, ये इसका हेड है और इसका हेड में कितना चेंज आया, मींस वो आपसे ये पार्ट पूछ रहा है, दिस पार्ट, ठीक है। मींस डेल्टा मान लेते हैं L जो चेंज आया। तो इसको रिजल्टेंट पार्ट पूछा गया है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट पूछा गया वो। तो हमें फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट का, क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दैट इज L स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट इज ऑल्सो L स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है, प्लस 2L स्क्वायर मतलब 2AB कॉस थीटा। ये आपका चेंज इन हेड टू हेड जो इसका चेंज पोजीशन है वो ये दे रखी है। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आएगा, 2L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर कॉस थीटा का अंडर रूट, 2L स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको देखो ऑप्शन में थीटा बाई 2 के फॉर्म में दे रखा है, तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी ये वाली, कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, हाँ ये वाली यूज कर लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 2L स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 का अंडर रूट, तो -1 + 1 गया तो बचा क्या हमारे पास 2 अंडर रूट में 4L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4L स्क्वायर को बाहर लिया तो 2L कॉस थीटा बाई 2, ये आ गया आपके रिलेशन। तो 2L कॉस थीटा बाई 2 दैट इज द थर्ड ऑप्शन। क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी जो है वो यूज हो रही है यहाँ पे, तभी स्टार्टिंग में ही नीट के हो चाहे जेई का हो वहां पे मैथमेटिकल टूल पढ़ा दिया जाता है जब फिजिक्स स्टार्ट की जाती है क्लास 11th में। तो जिससे क्योंकि हमारा जो बेसिक मैथ्स है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज यूज हो रही है, या हमारा बाइनोमियल थ्योरम यूज हो रही है, या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो रही है, वो सारे हमारे बीच बीच चैप्टर में आएंगे, उनका इंपॉर्टेंट है।
तो इसलिए हर पार्ट में हमें ये चीजें समझते हुए जाना चाहिए। तो अब ये वेक्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में वेक्टर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो समझ लीजिएगा एक बार अच्छे से। नेक्स्ट देखो क्या है, गिवन दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, ये हमें दे रखा है। आउट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो चलो मैं मान लेता हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। बोला है कि इन तीनों में से 2 ऐसे वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। मान लेते हैं ये ए मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर बराबर एक्स। क्लियर? आउट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द magnitude of third vector is root 2 times that of either of two having equal magnitude। मतलब उसके रूट 2 टाइम्स है, तो मतलब कि जो हमारा थर्ड वेक्टर है, लेट दैट इज सी वेक्टर जो है, द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज रूट 2 टाइम्स ऑफ आइदर ऑफ टू हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स, ये दे रखा है। तो उनके बीच में एंगल क्या होगा? ठीक है, तो ये हम कैसे देखो करेंगे। मान लेते हैं कि ए वेक्टर हमारा ऐसे है, लेट दिस इज ए वेक्टर। क्लियर? और ए वेक्टर, अब ध्यान से देखो, रूट 2 टाइम्स है, रूट 2 टाइम्स, मतलब कि अगर हमारा बी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज सी वेक्टर, ये हमारा सी वेक्टर है, सपोज ये हमारा सी वेक्टर है जो इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो यहां पे कितना एंगल बना रहा है, देखो एंगल कितना बना रहा है, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, हमने माना था एक्स, इसका मैग्नीट्यूड एक्स। तो एक्स और एक्स का रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होना चाहिए, रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, मॉड सी जो है, अगर रिजल्टेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर का, देखो ध्यान से, ए वेक्टर कितना है एक्स स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x² कॉस थीटा, और ये हमारा है कितना, सी वेक्टर का मॉड, दैट इज रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स। तो देखा जाए तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो ये रूट 2 टाइम्स एक्स आ गया। देखो इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, हमारे परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाला तो हमारे पास एक ऑप्शन है 90 डिग्री वाला। अब देखो दूसरा क्या है, 90 डिग्री सब में दे रखा है। बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल निकालना है बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में। सिमिलरली ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल ये हो गया। तो देखो अगर ये 90 है, ये 90 है हमारा, तो ये और ये 45 डिग्री होंगे। बोलो हाँ कि नहीं, यस 45 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मॉड सेम है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों का मॉड सेम है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो एंगल हो, यहाँ पे जो एंगल होगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल के हिसाब से 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल देते हैं। तो सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स शुड बी 180 डिग्री। तो 45 ये हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 135 डिग्री। 180 में से 45 माइनस कर लो। सिमिलरली ये कितना होगा, ये भी 135 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन, दैट्स द फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस मींस दो फोर्स हमारे पास है, लेट F1 फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो F1 और F2 इक्वल मैग्नीट्यूड है हमारा, F मान लेते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मींस ये F² प्लस F² प्लस 2F² कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा मान लेता हूं। उसने बोला द रिजल्टेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट मींस आपको इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट of two forces of equal magnitude is equal to 3 times the product of their magnitude means F1 F2 का प्रोडक्ट कर लो means F²। तो ये हमें दे रखा है, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 2F² प्लस 2F² cos थीटा बराबर 3F²। तो यहां से 2F² 3F² कैंसिल करके, तो 2F² cos थीटा, इसको इस तरफ ले जाओ,
तो हमारे पास आ जाएगा एफ स्क्वायर, क्योंकि ये 2f² है, ये 3f² है, तो 3f² में 2f² गया तो f² बचा, f² कैंसिल, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, मीन्स थीटा बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 60 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो क्वेश्चन क्या है, a unit radial vector r makes an angle alpha 30 degree related to the x-axis, beta 60 degree related to the y-axis, and gamma 90 degree related to the z-axis. The vector I can be written as. ये भी मैंने उसमें लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, शॉर्ट नोट्स वाले में, क्विक रिकैप वाले में। ये इसका कंसेप्ट देखो, पहले आप 3 एक्सिस बनाओ, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस बना लो ऐसे। लेट दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट हो गया, ये वेक्टर हो गया हमारा r, ये अल्फा एंगल बना रहा है, मींस 30 डिग्री एंगल बना रहा है x एक्सिस का, बीटा y एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, दैट 60 डिग्री, और 90 डिग्री बना रहा है z के साथ। तो इस यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहां लिखेंगे आर वेक्टर कैन बी रिटन एज cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा जेड कैप। क्योंकि आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन, जे कैप मतलब वाई डायरेक्शन, और जेड मतलब के डायरेक्शन, तो ये के कैप ले लो। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 आई कैप, प्लस cos बीटा 60 डिग्री 1/2 जे कैप, cos गामा 90 डिग्री 0, तो √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, ये हमारा आंसर आना चाहिए। दैट इज √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे, और भी वेक्टर के क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे चैप्टर आगे हम पढ़ते जाएंगे, वहां पे बीच में कंसेप्ट यूज होते जाएंगे, वहां डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये हमारे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट्स। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दैट्स अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन का क्विक रिवीजन। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे चैनल में, और दोस्तों को शेयर करिए और मजे लेते रहिए। बाय बाय।